नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं विकास भास्कर आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से करंट अफेयर के इस रिवीजन सेशन में। साथियों, 2023 का ये करंट अफेयर का रिवीजन सेशन हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हम कंप्लीट 2023 के जनवरी से दिसंबर तक के जो करंट अफेयर का जो सेशन रहा है उसमें जो है हम रिवाइज करने वाले हैं सारे सेशंस को एक साथ में। तो आज के इस करंट अफेयर के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। पिछले सेशन में हमने जनवरी महीने के करंट अफेयर की बात की थी और उसी को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ इस सेशन को आप जो है वो शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसका फ़ायदा जो है वो आपको मिल सके। क्लास तीसरी है, आज तीसरा सेशन है ये करंट अफेयर का। चलिए फटाफट आते हैं पहले क्वेश्चन पर। किस संस्थान ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जो है वो जारी की? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की गई? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF का नाम जो है वो आप सभी ने सुना होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो है वो ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो जारी की है। इस रिपोर्ट का इस साल जो है वो कौन सा संस्करण है? 18वां एडिशन है। कौन सा है? 18वां एडिशन जो है वो इस साल जो है वो साथियों जारी किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और ये भविष्य में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जो है वो ये रिपोर्ट जारी की गई है। यानी भविष्य की प्राकृतिक आपदाएं जो हैं उसको लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है वो ये जो है वो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो हर साल जारी की जाती है। और इसी का ये 18वां एडिशन जो है वो इस साल जारी किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो शुरुआत है साथियों, इसका स्टैब्लिशमेंट 1975 में 1975 में जो है वो इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। तो आज के इस सेशन के पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा डी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जो है वो जीता? क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जो है वो किस फिल्म ने विदेशी भाषा की कैटेगरी में फिल्म ने जो है वो क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जो है वो जीता? साथियों, इनमें से वो फिल्म RRR ने जो है वो क्रिटिक्स चॉइस जो है वो पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया। इसमें नॉन जो है वो इंग्लिश सॉन्ग की कैटेगरी में, इंग्लिश सॉन्ग जो नॉन इंग्लिश सॉन्ग की कैटेगरी में जो है वो फिल्म RRR का जो नातू नातू सॉन्ग है, कौन सा गाना था? नातू नातू जो गाना था, उस नातू नातू गाने को बेस्ट नॉन इंग्लिश सॉन्ग की कैटेगरी में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया। इस गाने के जो निर्देशक हैं साथियों, उनका नाम है MM किरवानी। कौन है? MM किरवानी जो है वो इस गाने के जो है वो निर्देशक हैं। और फिल्म का नाम है RRR। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो थे SS राजामौली। कौन है? SS राजामौली जो हैं वो फिल्म के निर्देशक हैं, SS राजामौली। और इस गाने के जो प्लेबैक सिंगर हैं वो हैं काला भैरव। कौन है? काला भैरव। तो काला भैरव जो है जो है वो इस गाने के नातू नातू सॉन्ग के जो है वो प्लेबैक सिंगर हैं। इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर हैं MM किरवानी और फिल्म RRR के निदेशक हैं SS राजामौली। ये इस साल जो है मतलब 2023 में जो है वो 95वें ऑस्कर पुरस्कार में फिल्म RRR के अलावा द एलिफेंट विस्पर्स दूसरी भारतीय फिल्म थी जिसे ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर भारत में ऑस्कर के संदर्भ में अगर साथियों बात करें तो पहली भारतीय फिल्म जो ऑस्कर में नॉमिनेट हुई थी वो थी मदर इंडिया। कौन सी थी? मदर इंडिया जो है वो पहली भारतीय फिल्म थी जो ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया था। हालांकि मदर इंडिया को ऑस्कर पुरस्कार जो है वो नहीं मिला था। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित जो प्रथम भारतीय हैं उनकी अगर बात करें तो वो है भानु अथैया। कौन है? भानु अथैया। भानु अथैया जो हैं वो प्रथम भारतीय हैं जिन्हें फिल्म गांधी में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन की कैटेगरी में जो है वो पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा जो है वो सत्यजीत रे को भी ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिनेमा जगत में उनके दिए अभूतपूर्व योगदान के लिए इस पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था। इसके बाद फिल्म आई स्लमडॉग मिलियनियर। फिल्म स्लमडॉग मिलियनियर में एक गाना था जय हो। उस जय हो गाने के लिए बेस्ट लिरिक्स की कैटेगरी में जो है वो पुरस्कार दिया गया था गीतकार गुलजार को, यानी उस गाने को लिखा था गुलजार साहब ने। तो गुलजार साहब को जो है वो बेस्ट लिरिक्स की कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया। और उसके बाद में जो है उसी गाने के म्यूजिक डायरेक्टर थे AR रहमान साहब। तो AR रहमान को जो है वो बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर की कैटेगरी में जय हो गाने के लिए पुरस्कार मिला था। तो भानु अथैया, सत्यजीत रे, इसके अलावा जो है वो गुलजार साहब, AR रहमान और फिल्म 2023 में RRR जो फिल्म है उसमें नाथू नाथू को जो है वो बेस्ट नॉन इंग्लिश सॉन्ग की कैटेगरी में इस पुरस्कार में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और साथ ही में द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में
95वें ऑस्कर पुरस्कार में सम्मानित किया गया। तो काफी साल के बाद किसी भारतीय फिल्म को जो है वो ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है केरल के किस जिले को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला जो है वो घोषित किया गया है। यानी देश का पहला ऐसा जिला जहां पर सभी को संविधान, देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आधार पर साक्षर जो है वो घोषित किया गया है। तो संविधान साक्षर जो है वो जिला साथियों पहला है केरल का कोल्लम जिला। कौन से राज्य का है? केरल का कोल्लम जिला जो है वो पहला साक्षर जिला जो है वो घोषित किया गया है। केरला के जो मुख्यमंत्री हैं साथियों उनकी अगर बात करें तो वो है पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन। पिनराई विजयन जो हैं ये केरला के मुख्यमंत्री हैं और आरिफ मोहम्मद जो हैं, आरिफ मोहम्मद जो है वो केरल के क्या हैं साथियों? राज्यपाल हैं। इसके अलावा अगर बात करें मंडला जिला, मध्य प्रदेश का मंडला जिला जो है उसकी अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश का मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है। मंडला जिला मध्य प्रदेश का जो है वो मंडला जिला जो है वो कार्यात्मक रूप से देश का पहला साक्षर जिला जो है वो घोषित किया गया है। कार्यात्मक रूप से देश का पहला साक्षर जिला जो है वो है मध्य प्रदेश का मंडला जिला, और संविधान के आधार पर साक्षर जो है वो जिला पहला है केरल का कोल्लम जिला जो है वो देश का पहला संविधान के आधार पर साक्षर जिला है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल कोल्लम। करेक्ट आंसर है बी। चलिए अगला क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जो है वो किसने जीता? मिस यूनिवर्स आर बार्ने जो है वो आर बानी गार्बलियन ने जो है वो ये सम्मान जो है वो जीता। ये 2022 का जो है वो सम्मान है और ये कौन सा टाइटल था? 71वां टाइटल था। कौन सा टाइटल था? 71वां टाइटल जो है से सम्मानित जो है वो की गई हैं आर बाने गार्बलियन को जो है वो 71वां मिस यूनिवर्स 2022 के लिए इन्हें 2023 में जो है वो सम्मानित किया गया था। इस साल जो है वो 72वां जो है वो मिस यूनिवर्स का खिताब जो दिया गया सेलिस पालनियोस को जो है वो 72वें मिस यूनिवर्स के खिताब से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। हम बात जनवरी 2023 के करंट अफेयर की कर रहे हैं, तो ये जनवरी 2023 में जो है 2022 के लिए इन्हें 71वें मिस यूनिवर्स खिताब से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए अगला क्वेश्चन है पीएम मोदी ने किस शहर में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण की जो है वो शुरुआत की? तो दूसरा चरण की शुरुआत यूपी के बस्ती जिले से जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। सांसद खेल महाकुंभ, जो सांसद हैं उनको अपने संसदीय क्षेत्र में जो है वो सांसद खेलों का महाकुंभ का आयोजन जो है वो करना था, और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने सेकंड फेज की शुरुआत 2023 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में जो है वो की। वर्तमान में युवा और खेल मामलों के जो मंत्री हैं उनकी अगर बात करें साथियों तो वो हैं अनुराग ठाकुर। कौन है? खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जो है वो वर्तमान में युवा और खेल मामलों के मंत्री हैं। ये लोकसभा के सदस्य हैं साथियों। कहाँ से हैं? हमीरपुर लोकसभा सीट हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट से वर्तमान में युवा और खेल मामलों के मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। इनके पास में एडिशनल चार्ज है, अतिरिक्त प्रभार है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का। तो करेक्ट आंसर होगा बी, बस्ती जिला उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जो है वो जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की गई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से जो है वो ये रिपोर्ट जारी की गई। वर्तमान में मंत्री जी की अगर बात करें साथियों तो वो है मनसुख मंडाविया। कौन है? मनसुख मंडाविया जो है वो वर्तमान में देश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। और इस रिपोर्ट में जो है वो कहा गया है कि सर्जन और बाल रोग विशेषज्ञ जो हैं उनकी बहुत कमी जो है वो भारत में है। सर्जन और बाल रोग विशेषज्ञ
इस रिपोर्ट में जो है वो कहा गया कि सर्जन और बाल रोग जो विशेषज्ञ हैं उनकी कमी है देश में। कहां पर? ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ग्रामीण क्षेत्रों में चिंताजनक रिपोर्ट है कि वहाँ पे सर्जन और बाल रोग विशेषज्ञ जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनकी काफ़ी कमी जो है वो खल रही है। इस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की रिपोर्ट 2023 में जो है वो कहा गया है। तो ये रिपोर्ट जारी की जाती है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। भारत के डिप्टी एनएसए जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में, डिप्टी एनएसए के रूप में नियुक्त किया गया है पंकज कुमार सिंह को। पंकज कुमार सिंह पूर्व जो है वो बीएसएफ के महानिदेशक जो है वो रह चुके हैं। पूर्व में ये किस पद पर रह चुके हैं? बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में काम कर चुके हैं। वर्तमान में जो बीएसएफ के महानिदेशक हैं उनका नाम है नितिन अग्रवाल। वर्तमान में जो बीएसएफ के महानिदेशक हैं, वर्तमान में बीएसएफ महानिदेशक की अगर बात करें तो वर्तमान में बीएसएफ के जो महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल जो हैं, वो हैं नितिन अग्रवाल। कौन है? नितिन अग्रवाल जो हैं, नितिन अग्रवाल वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक हैं। वर्तमान में एनएसए जो है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की अगर बात करें तो साथियों अजीत डोभाल जो है वो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जिन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड भी जो है वो कहा जाता है। तो एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के एज ए असिस्टेंट के तौर पर डिप्टी एनएसए बीएसएफ के पूर्व डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह को जो है वो नियुक्त किया गया है। वर्तमान में बीएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है नितिन अग्रवाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पंकज कुमार सिंह। इसके बाद है कि जनवरी 2023 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी उस समय जो है वो बने थे कौन? शुभम गिल। कौन बन गए थे? शुभम गिल 23 साल जो है 23 साल की उम्र में, 23 साल 4 माह 10 दिन की में 23 साल 4 माह और 10 दिन की उम्र में जो है वो सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले जो है वो खिलाड़ी बन गए थे जनवरी 2023 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, शुभम गिल इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का क्या नाम है जिसे प्रधानमंत्री ने जो है वो हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था? इसी साल जो है वो 13 जनवरी 2023 को 13 जनवरी 2023 को दुनिया के सबसे बड़े और भारत के पहले जो है वो रिवर क्रूज का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था, जिसका नाम है एमवी गंगा विलास। कौन, क्या नाम है? एमवी गंगा विलास जो है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 13 जनवरी 2023 को किया था। एमवी गंगा विलास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी उत्तर प्रदेश से होते हुए कहां तक पहुंचा था? डिब्रूगढ़ आसाम तक। कहां तक? डिब्रूगढ़ आसाम तक। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज। आपने जो है वो समुद्र में बहुत सारे क्रूज जो है वो बहुत से देशों में चलते हैं, लेकिन नदी में ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 13 जनवरी 2023 को किया था। और ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से डिब्रूगढ़ आसाम तक इसने अपनी पहली यात्रा जो है वो की थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए, एमवी गंगा विलास इज करेक्ट आंसर। चलिए, वरुण भारत और किस देश के बीच में एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच में जो नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज है साथियों, उसकी शुरुआत हुई थी 1993 में, 1993 में जो है वो इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका नाम जो वरुण किया गया था, जो वरुण नाम से जो एक्सरसाइज है नेवल एक्सरसाइज, उसकी शुरुआत जो है वो 2001 में हुई थी। 2001 में जो है वो इसकी शुरुआत की गई थी। इस साल की अगर बात करें साथियों 2023 में, यानी पिछले साल जो है इस 2023 में इसका जो है वो 21वां संस्करण, 2023 में 21वां एडिशन जो है वो आयोजित किया गया भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होने वाली इस नेवल एक्सरसाइज का। वर्तमान में जो आर हरि कुमार जो है वो नौसेना के प्रमुख हैं। भारतीय नौसेना जो है उसके प्रमुख की अगर बात करें साथियों तो नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार जो है वो वर्तमान में
नौसेना प्रमुख हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, फ्रांस इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑन एक्सीलेंस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? कहां पे स्थापित किया गया? मेघालय में जो है वो भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर। आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग, वैसे भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग तेजी से जो है वो बढ़े, तो भारत में भी इस इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग और ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग एक्सीलेंस सेंटर जो है वो मेघालय में जो है वो साथियों शुरू किया गया है। मेघालय में जो है वो इसकी शुरुआत हुई है और मेघालय के शिलोंग में जो है वो इसकी शुरुआत की गई है। इसकी अगर बात करें तो आने वाले समय में ओलंपिक गेम्स में भी इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग को जो है वो शामिल किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक गेम जो है वो शुरू किए जाएंगे, आपके ओलंपिक गेम्स में भी जो है वो इन खेलों को शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की घोषणा कब की थी? हर साल भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है और इस स्टार्टअप दिवस को मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री ने 16 जनवरी 2022 को जो है वो इसकी शुरुआत की थी। यानी साल 2023 में स्टार्टअप दिवस का जो है वो दूसरा संस्करण जो है वो सेकंड एडिशन जो है वो आयोजित किया गया। और अगर बात करें 2024 में तो 16 जनवरी को इसका तीसरा संस्करण जो है वो शुरू किया जाएगा। तो स्टार्टअप इंडिया, भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है वो इसकी शुरुआत की गई थी, ताकि नए इनोवेशन, नया कोई काम जो है वो अगर शुरू कर रहा हो तो इसके लिए जो है उन्हें प्रोत्साहन दिया जा सके। आज भारत में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अकॉर्डिंग लगभग 75,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं और 110 से ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं भारत में। यूनिकॉर्न स्टार्टअप का मतलब कोई ऐसा कंपनी जिसका टोटल नेटवर्थ जो है वो $1 बिलियन को अगर पार कर जाता है तो उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो है वो यूएसए में है। यूएसए का कैलिफोर्निया का जो सिलिकॉन वैली है उसे दुनिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप डेस्टिनेशन जो है वो माना जाता है। तो दुनिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप डेस्टिनेशन जो है वो अमेरिका में है, सिलिकॉन वैली में है। और सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप अमेरिका में, दूसरे नंबर पे चाइना और तीसरे नंबर पर भारत जो है वो आता है। आने वाले समय में भी भारत में तेजी से स्टार्टअप को जो है वो प्रोत्साहन सरकार की तरफ से दिया भी जा रहा है और भविष्य में भी दिया जाएगा। सरकार इसके लिए एक योजना चलाती है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके लिए मुद्रा बैंक सरकार ने शुरू किया था, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, जो स्टार्टअप को प्रोत्साहन देता है। अगर आप कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो उसके लिए सरकार के माध्यम से आपको जो है वो मुद्रा लोन मिल जाता है, जिसमें शिशु योजना, किशोर योजना और तरुण योजना जो है वो चलती है। शिशु योजना में 50,000 रुपये तक का लोन जो है वो मिल जाता है, किशोर योजना में 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है और तरुण स्कीम के तहत जो है वो 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है, ताकि भारत में स्टार्टअप को जो है वो प्रोत्साहन दिया जा सके। तो स्टार्टअप दिवस हर साल जो है वो मनाया जाता है 16 जनवरी को। बाकी 9 जनवरी को आपको पिछली क्लास में बताया था प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को जो है वो यूथ डे, युवा दिवस जो है वो मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती। और 15 जनवरी को भारत में आर्मी डे मनाया जाता है। तो आने वाले समय में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा, 12 जनवरी को जो है वो युवा दिवस और 15 जनवरी को आर्मी डे जो है वो मनाया जाएगा और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। करेक्ट आंसर होगा डी, 2022 इज करेक्ट आंसर। चलिए, शुक्र ग्रह के लिए इसरो शुक्रायन फर्स्ट मिशन कथित तौर पर स्थानांतरित किए जाने की संभावनाएं बनी हुई है। इसरो ने आधिकारिक रूप से हालांकि इसकी अभी घोषणा जो है वो नहीं की है, लेकिन पूरे चांसेस हैं कि 2023 तक ये पोस्टपोन्ड होगा। शुक्र ग्रह के रिसर्च, उसकी स्टडी करने के लिए जो है वो इसरो ने शुक्रायन मिशन के नाम से जो है वो मिशन लॉन्च करना है। पहले इसे लॉन्च करना था 2024 में। 2024 में अगर 2024 में ये लॉन्च नहीं हो पाता है, 2024 में जैसा कि संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन अगर 2024 में इसे लॉन्च नहीं किया जाता है तो फिर इसकी लॉन्चिंग के लिए सबसे अनुकूल जो समय होगा वो 2031। आप ये सोचेंगे 24 से सीधा 31, क्या आप 25 में नहीं कर सकते? तो जो सबसे अनुकूल समय है शुक्र मिशन के लिए, अगला जो अनुकूल समय आएगा वो 7 साल बाद 2031 में आएगा। तो ये पोस्टपोन होने की पूरी इसमें संभावनाएं हैं। हालांकि देश तो यही चाहता है कि इसरो जो है वो नए मुकाम हासिल करे स्पेस टेक्नोलॉजी में आने वाले समय में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2031, डी इज करेक्ट आंसर।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान स्थित किस आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया है जनवरी 2023 में? तो ये जनवरी 2023 में जिस आतंकवादी को ग्लोबल टेररिस्ट जो है वो घोषित किया, वो है रहमान मक्खी को। अब्दुल रहमान मक्खी को जो है वो ग्लोबल टेररिस्ट जो है वो भारत ने घोषित करवाया यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल। जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, उसकी अगर बात करें साथियों, तो भारत जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का अब तक 8 बार सदस्य जो है वो रह चुका है, अस्थायी सदस्य। भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार किया जाए। आप सभी को पता होगा कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर यानी स्थायी सदस्य हैं, जिन्हें विटो पावर वाला देश जो है वो कहा जाता है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। और बाकी जो है वो 10 इसमें टेम्पररी मेंबर होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं, और समय समय पर इसमें 2 साल के लिए सदस्यों को जोड़ा जाता है। तो 2 साल से अस्थायी सदस्य इसमें बदलते रहते हैं। भारत भी सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य रह चुका है। अब तक भारत जो है वो 8 बार सिक्योरिटी काउंसिल का टेम्पररी मेंबर रह चुका है। हम कोशिश कर रहे हैं, या देश का प्रत्येक नागरिक ये चाहता है कि भारत जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने, ताकि ऐसे जो आतंकवादी हैं उन्हें ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाने में भारत को और आसानी हो जाए। क्योंकि भारत कई बार जो है वो कई पाकिस्तानी आतंकवादी जो भारतीय जो है वो भारत में हमले में दोषी पाए गए हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान कार्रवाई नहीं करता है और भारत कोशिश करता है कि उन्हें ग्लोबल टेररिस्ट जो है वो घोषित करवाया जाए। लेकिन चाइना का आजकल जो है वो नई नई दोस्ती है चाइना और पाकिस्तान की, जिसकी वजह से चाइना भारत के प्रस्ताव के अगेंस्ट में विटो लगा देता है और वो ग्लोबल टेररिस्ट जो है वो घोषित होने से बच जाते हैं। इसी में कई ऐसे आतंकवादी हैं जो अब भी भारत लगातार उन्हें कोशिश कर रहा है कि उन्हें ग्लोबल टेररिस्ट जो है वो घोषित करवाया जाए। जैसे संसद हमले का मास्टरमाइंड जो है वो भी अभी तक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित नहीं हो पाया है। भारत कई बार जो है वो उसके अगेंस्ट में प्रस्ताव रखा है, उसे आतंकवादी घोषित करवाने के लिए प्रस्ताव रखा है, लेकिन चाइना उसके अगेंस्ट में विटो जो है वो अपना इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित नहीं हो पाता है। तो भारत की तो कोशिश है कि सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भारत बन सके। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सूचित किया है कि किस वर्ष तक पूरे देश में डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क द्वारा कवर किया जाएगा, ताकि चरम मौसम की घटनाओं की अधिक सटीक से सटीक भविष्यवाणी की जा सके। जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि 2025 तक मौसम विभाग जो है वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है वो देना शुरू कर देगा। एक ऐसा डॉपलर सिस्टम, भारत में रडार सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जिससे 2025 तक मौसम से संबंधित जो जानकारियां हैं वो रियल टाइम में मिल सकेंगी। अब भी भारत का मौसम विभाग काफी बेहतर जो है वो काम करता है। आज के समय में आप देखते हैं कि सटीक भविष्यवाणी जो है वो की जाती है। जैसे अभी राजस्थान में शेखावाटी, सीकर या राजस्थान के कई जिलों में धुंध की जो है वो भविष्यवाणी, फॉग की का अनाउंसमेंट किया हुआ है और वो उसी हिसाब से चल रहा है। कल से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होने की भविष्यवाणी की हुई है। तो ऐसे सटीक आकलन जो है वो मौसम विभाग जो है वो लगा रहा है। उम्मीद है कि 2025 तक नए डॉपलर रडार सिस्टम नेटवर्क विकसित होने के बाद में रियल टाइम इंफॉर्मेशन भारत का मौसम विभाग जो है वो दे पाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का वर्तमान बजटीय राजकोषीय घाटा जो है वो कितना है? तो बजटीय राजकोषीय घाटा जो है वो 16.61 लाख करोड़ रुपए, 16.61 लाख करोड़ रुपए फिस्कल डेफिसिट जो है वो राजकोषीय घाटा जो है वो दर्शाता है। राजकोषीय घाटे का मतलब है आय और व्यय के बीच के अंतर को, आय और व्यय के बीच का अंतर। बजट 2023-24 की अगर बात करें तो बजट 2023-24 के अनुसार सरकार का जो अनुमानित राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का 6.4% जो है वो रहा 2022-23 में, और 23-24 में जो अनुमानित है 2023-24 की अगर बात करें तो 2023-24 में अनुमानित राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% है। 2025-26 तक इस राजकोषीय घाटे को 2025-26 तक इस राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5% तक लाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। तो करेक्ट आंसर होगा 16.61 लाख करोड़ रुपए। सी इज करेक्ट आंसर। चलिए, ये रहा अगला क्वेश्चन।
G20 के तहत थिंक 20 बैठक भारत के किस शहर में जो है वो आयोजित की गई? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश में थिंक 20 के नाम से जो है वो G20 की बैठक का आयोजन जो है वो किया गया। साथियों, G20 की अगर बात करें तो G20 का सम्मेलन जो है वो 2023 में भारत में जो है वो आयोजित किया गया था। भारत में पहली बार G20 की मेजबानी जो है वो भारत ने की। भारत जो है वो G20 के ट्रायोको मेंबर में दिसंबर 2021 में शामिल हुआ था। G20 के ट्रायोको में 3 देशों को शामिल किया जाता है। कितने देश? 3। वर्तमान अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और आगामी अध्यक्ष। 3 साल के लिए एक देश को ट्रायोको का सदस्य जो है वो बनाया जाता है। तो दिसंबर 2021 से लेकर नवंबर 2024 तक भारत जो है वो ट्रायोको मेंबर है। भारत को G20 की अध्यक्षता जो मिली उसकी अगर बात करें तो वो मिली दिसंबर 2022 में, और नवंबर 2023 तक भारत जो है वो G20 का अध्यक्ष रहा। और 2023 में G20 का सम्मेलन जो है वो सितंबर 2023 में भारत में जो है वो आयोजित किया गया, और इसका आयोजन दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंसिंग सेंटर भारत मंडपम में जो है वो आयोजित किया गया था। भारत मंडपम दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंसिंग सेंटर है जहां पर G20 2023 का समिट हुआ, जिसका थीम था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, मीन्स वसुदेव कुटुंबकम जो है वो इसका थीम रखा गया था। इसके लोगों में अर्थ को और लोटस को जो है वो प्रदर्शित किया गया था। G20 एक ऐतिहासिक सम्मेलन भारत में हुआ क्योंकि दिल्ली डिक्लेरेशन को भी जो है वो इसमें मंजूरी मिली, इसे पास जो है वो किया गया, और भारत के प्रस्ताव पर G20 का विस्तार भी हुआ साथियों। और G20 का विस्तार होते हुए अफ्रीकन यूनियन को इसका नया मेंबर बनाए जाने पर सहमति बनी। G20 में 8 विकसित देश, 11 विकासशील देश और यूरोपियन यूनियन पहले से सदस्य था। यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं और अफ्रीकन यूनियन में 55 देशों का समूह है अफ्रीकन यूनियन। 2024 में G20 का जो सम्मेलन है वो ब्राजील में होगा, यानी इस साल इसका सम्मेलन ब्राजील में होगा। अभी जो G20 के नए ट्रायोको मेंबर जुड़ा है वो साउथ अफ्रीका इसका नया ट्रायोको मेंबर है। भारत, ब्राजील और जो है वो साउथ अफ्रीका जो है वो अभी ट्रायोको मेंबर हैं। जिस साल जिस देश में G20 का सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जाता है उस साल उसी देश के राष्ट्राध्यक्ष G20 के अध्यक्ष होते हैं। जैसे 2023 में G20 का अध्यक्ष जो है वो भारत था और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इस साल ब्राजील को इसकी अध्यक्षता जो है वो मिल गई है, तो इस साल सम्मेलन ब्राजील में हो रहा है। तो ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में, लूला द डिसिल्वा, वो वर्तमान में G20 के भी क्या हैं? अध्यक्ष है। G20 की सम्मेलन के चलते ही जो है वो ब्रिक्स सम्मेलन भी आयोजित करवाने में असमर्थता जो है वो जाहिर की है ब्राजील ने, जिसकी वजह से वो पोस्टपोन्ड होकर इसका आयोजन रूस में किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है साथियों वो है सी, भोपाल इज करेक्ट आंसर। भारत में G20 की जो पहली शेरपा बैठक है वो मैं आपको बता चुका हूं कि पहली शेरपा बैठक जो है वो उदयपुर राजस्थान में जो है वो आयोजित की गई थी। वर्तमान में अमिताभ कांत जो हैं, अमिताभ कांत वर्तमान में G20 में भारत के जो है वो क्या हैं? शेरपा हैं। भारत के शेरपा, जो शेरपा होता है साथियों उसकी अगर बात की जाए तो शेरपा राष्ट्राध्यक्ष का प्रतिनिधि को बोलते हैं। अमिताभ कांत नीति आयोग के पूर्व CEO भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ई गवर्नेंस मोड में पूरी तरह से स्थानांतरित होने वाला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? और वो है साथियों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो ई गवर्नेंस मोड में संचालित हो रहा है, यानी सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सरकारी सुविधाओं का जो का संचालन है वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर देश के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बनाए गए थे। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में जो उपराज्यपाल हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी अगर बात करें साथियों तो वो कौन है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जो हैं वो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 35A को समाप्त किया गया था 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 35A को समाप्त करने की घोषणा की, और उसके बाद से 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया और लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश बना। हालांकि लद्दाख में जो है
वो लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रोविजन नहीं किया गया, वहीं जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रोविजन किया गया है। विधानसभा का गठन वहां पर जो है वो मंजूरी मिली है, उसके बाद परिसीमन हुआ और जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का गठन जो है वो रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में, सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसकी चेयरपर्सन जो उन्हें बनाया गया था, और उसने 7 सीटें बढ़ाने की सिफारिश की, जिससे जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या 90 हो गई है। जम्मू रीजन जो है उसमें 6 सीटें बढ़ी हैं और जम्मू रीजन में सीटों की संख्या जो है वो 37 से बढ़कर 43 जो है वो हो गई, और कश्मीर वैली में सीटों की संख्या 1 बढ़ी और 46 से 47 हो गई। तो टोटल सीटों की संख्या जो है वो 90 है। 24 सीट रिजर्व है साथियों पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 114 सीट जो है वो जम्मू कश्मीर विधानसभा में है। हालांकि जो ये 24 सीट हैं ये रिजर्व रखी गई हैं किसके लिए? पीओके के लिए, क्योंकि अमित शाह ने कहा है कि पीओके जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो उसका भी जो है वो डिलिमिटेशन में उसे शामिल किया है और वो भारत का अभिन्न अंग है। और सरकार जो है वो पाकिस्तान से अब अगर बातचीत करेगी तो वो कश्मीर के मसले पर नहीं बल्कि पीओके के मसले पर, कि पीओके भारत को कब मिल रहा है, पीओके पाकिस्तान जो अनाधिकृत कब्जा कर रखा है उसे वो कब खाली कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान के द्वारा जो पीओके है उस पर अनाधिकृत कब्जा है उसे वो जल्द से जल्द जो है वो खाली करें, ताकि आने वाले समय में वहां पे भी सरकार चुनाव करवा सके। सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर रिव्यू पिटीशन जो है वो लगी थी कि इस पर विचार किया जाए 370 को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पिटीशन को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के द्वारा या संसद के द्वारा बनाए गए सभी कानूनों की समीक्षा करना जो है वो सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट उनकी सभी की समीक्षा करे ऐसा जरूरी नहीं है, और 370 की प्रक्रिया जो है उसे समाप्त किया जा चुका है। हाँ, ये जरूर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वहां जल्द से जल्द जो है वो चुनाव करवाए जाएं और एक चुनी हुई सरकार का गठन उसमें हो सके। तो करेक्ट आंसर होगा डी, जम्मू कश्मीर इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जलवायु और प्रकृति के लिए एक वर्ष में कितने ट्रिलियन अनलॉक करने की पहल की जो है वो शुरुआत की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो इसकी मैं जिक्र कर रहा था कि इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में 1975 में जो है वो इसकी शुरुआत हुई थी, और इसने जो है वो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी जारी की। इसने माना है कि जलवायु परिवर्तन के से निपटने के लिए, जो क्लाइमेट चेंज है उससे निपटने के लिए 3 ट्रिलियन जो है वो एक वर्ष में खर्च किए जाने चाहिए। 3 ट्रिलियन की राशि अगर खर्च की जाती है तो इस क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौती से जो है वो निपटा जा सकता है और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, 3 ट्रिलियन इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी जो है ने हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख को अधिसूचित किया है। इसमें परख के दूसरे ए का अर्थ क्या है? दूसरे ए का अर्थ है एनालिसिस। क्या नाम है? एनालिसिस। परख है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो इसका पूरा नाम है, और उसमें दूसरे ए का है एनालिसिस और जो पहला ए है उसका नाम है असेसमेंट। तो असेसमेंट और एनालिसिस ये पहला ए है और दूसरा ए जो है, पहला ए असेसमेंट और दूसरा जो है वो एनालिसिस। तो इसमें दूसरे ए के बारे में पूछा है, तो करेक्ट आंसर होगा बी, एनालिसिस इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत में हाल ही में भारत में वनडे में सर्वाधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड एमएस धोनी का किसने तोड़ा था? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो है वो सबसे ज्यादा ओडीआई छक्के मारने वाले भारतीय खिलाड़ी जो है वो है, इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया था। निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का जो है वो पुरस्कार जीता है? तो है गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जो है वो बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का पुरस्कार जो है वो जीता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक अपनी सावधि जमा खाता धारकों के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला सार्वजनिक बैंक जो है वो बन गया है? पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। साथियों जो क्रेडिट कार्ड है वो जनरली पीएसयू बैंक सैलरी अकाउंट होल्डर को जो है वो देती है। प्राइवेट में थोड़ा कंपटीशन है इसलिए वो
डिपॉजिट के बेसिस पर भी क्रेडिट कार्ड इशू कर देती हैं, लेकिन पीएसयू बैंक सैलरी होल्डर जो अकाउंट होल्डर है उसी को क्रेडिट कार्ड जो है वो जारी करती है। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक भारत का पहला पीएसयू बैंक है जिसने आपका जो फिक्स डिपॉजिट है एफडी, आप जानते होंगे सभी एफडी, और इस एफडी पर भी क्रेडिट कार्ड इशू करना शुरू कर दिया है। पंजाब नेशनल बैंक भारत में स्थापित पहला बैंक है जिसकी शुरुआत 1894 में हुई थी। लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक सदस्यों में से शामिल है। भारत में स्थापित जो पहला बैंक है साथियों वो तो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत में स्थापित पहला बैंक है जिसकी शुरुआत मैसर्स अलेक्जेंडर नाम की यूरोपियन कंपनी ने 1770 में की थी। भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक है अवध कॉमर्शियल बैंक, 1881 में शुरू हुआ था। हालांकि उसकी स्थापना यूरोपियन कंपनी ने की थी, संचालन भारतीय करते थे, तो इसलिए वो है कि भारतीयों द्वारा संचालित और पूर्ण रूप से प्रथम भारतीय बैंक। अपूर्ण रूप से प्रथम भारतीय यानी स्थापना भी भारतीय ने की, संचालन भी भारतीय कर रहे हैं। अब स्थापना भारतीय ने की तो इसका मतलब पैसा भी भारतीयों का लगा। तो इंडियन कैपिटल से भारतीय पूंजी से स्थापित पहला बैंक भी जो है वो कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, जो 1894 में शुरू हुआ था। शुरुआत में लाहौर में जो है वो इसका मुख्यालय था, बाद में जो है विभाजन के बाद इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया। दो बैंक हैं जिनके नाम में पंजाब आता है, एक पंजाब नेशनल बैंक और एक पंजाब एंड सिंध बैंक, जिनके हेडक्वार्टर दोनों के ही कहां पर है वर्तमान में? दिल्ली में। तो करेक्ट आंसर होगा सी, पंजाब नेशनल बैंक। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के ने किस वर्ष तक 26 ट्रिलियन के निशान तक पहुंचने की संभावना है? 2047 तक जो है, जब देश को आजाद हुए पूरे 100 साल हो जाएंगे साथियों, तब तक भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कितनी हो जाएगी? 26 ट्रिलियन यूएस डॉलर की हो जाएगी। यानी अमेरिका आज जहां पर है वहां तक जो है वो भारत पहुंच जाएगा जब देश को आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे। आज हम आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट जो है वो 2047 तक भारत को 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है। अभी हमारी अर्थव्यवस्था नॉमिनल जीडीपी जो है वो लगभग 4 ट्रिलियन के नजदीक है और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जीडीपी के बेसिस पर। लेकिन हम जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बन जाएंगे। उम्मीद है कि 2028 तक भारत जो है वो दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो जीडीपी के बेसिस पर बन जाए। अभी भारत से आगे जर्मनी, जापान, चाइना और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका की जो टोटल जीडीपी है वो लगभग 26 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है। चाइना दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे पे जापान है, चौथे पे जर्मनी है। जर्मनी में बड़ा रिसेशन इस समय चल रहा है, तो हम जल्द जर्मनी को और उसके बाद जापान को भी पीछे छोड़ देंगे। और उम्मीद है कि भविष्य में हमारी जो जीडीपी होगी 2047 तक जो है वो 26 ट्रिलियन की हो जाएगी। यानी अगर हम बात करें अगले लगभग 23-24 सालों में हमारी जीडीपी लगभग 24 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 22 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो होने जा रही है। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से लगभग 26 ट्रिलियन, यानी वो समय दूर नहीं जब एक साल में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो भारत की ग्रोथ करेगी। एक समय था जब शुरुआत के 1 ट्रिलियन पहुंचने में हमें लगभग 60 साल का समय लगा था। लगभग 58 से 60 साल के बीच का समय था जब भारत की जीडीपी 1 ट्रिलियन जो है वो पहुंची थी। 2014 में भारत की जीडीपी लगभग 2 ट्रिलियन के आसपास थी नॉमिनल जीडीपी, और 2024 में जो है वो भारत की जीडीपी लगभग, यानी पिछले 10 सालों में हमारी जीडीपी जो है वो लगभग दुगुनी होने की कगार पर है। और वो दिन दूर नहीं जब हर साल यानी 12 महीने में जो है वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत की बढ़ेगी। तो 60 साल बनाम 1 साल के समय तक, और जिस हिसाब से चल रहा है विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2075 तक जो है वो लगभग 52.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी के साथ दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो बन जाएगा। ये तो भविष्य की बातें हैं जब हम अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे। जल्दी चाइना दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी जीडीपी के आधार पर। जिस हिसाब से सब कुछ सही रहा अगर परिस्थितियां, तो इस 21वीं सदी तक के अंत तक भारत निश्चित रूप से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा जीडीपी के आधार पर। परचेजिंग कैपेसिटी के आधार पर हम दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है क्रय करने की क्षमता के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, भारत वर्तमान में एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेले में भाग ले रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला 2023 का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन साथियों मैड्रिड में किया गया। कहां पर? मैड्रिड में जो है वो इसका आयोजन किया गया। वर्तमान में देश के जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं
अगर पर्यटन मंत्री की बात करें तो मंत्री जी हैं जी किशन रेड्डी। कौन है? जी किशन रेड्डी जो है वो वर्तमान में केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं। आंध्र प्रदेश से ये लोकसभा के सदस्य हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मैड्रिड इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बिजनेस 20 की स्थापना किस राज्य में की गई? तो बिजनेस 20 की स्थापना ये G20 के सम्मेलन के दौरान ही कहां पर आयोजित किया गया? गुजरात में बिजनेस 20 सम्मेलन का जो है वो आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? भारत में हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस जो है वो मनाया जाता है। 23 जनवरी 2023 को 126वीं जयंती जो है वो मनाई गई किसकी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर साल कब आती है? 23 जनवरी को। 23 जनवरी को हर साल नेताजी की जो है वो जयंती आती है, जिसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती को जो है वो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों ने प्रदर्शित की गई थी? टोटल 23 झांकियां थी साथियों, जिसमें 17 जो है वो राज्यों की झांकियां थी और 6 जो हैं उनकी अगर बात करें तो ये मंत्रालयों की झांकियां थी। 6 झांकियां मंत्रालयों की थी और जो है वो 17 झांकियां जो है वो राज्यों की थी। टोटल 23 झांकियां थी जो गणतंत्र दिवस 2023 में यानी 74वें गणतंत्र दिवस में प्रदर्शित की गई थी। अभी जो है वो विवाद हुआ दिल्ली और पंजाब की झांकियों को लेकर कि उन्होंने गाइडलाइंस को पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से उन दोनों राज्यों की झांकियों को जो है वो कैंसिल कर दिया गया था। विवाद भी हुआ था। सरकार ने कहा कि उन्होंने जो प्रोटोकॉल्स बताए गए थे उनके अकॉर्डिंग जो है वो नियमों को पूरा नहीं किया, उन प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें कैंसिल किया गया। उनके पास एक और मौका है कि वो उनको पूरा करें और हो सकता है उनका चयन आने वाले समय में कर लिया जाए। परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम इस साल जो है मतलब 2023 में जो है वो रखा गया? तो 21 ऐसे द्वीप थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिनका नाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर जो है वो किए जाने की घोषणा सरकार की तरफ से की गई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 21 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे जो है वो बुलाया गया था? तो ये बुलाया गया था इजिप्ट के जो राष्ट्रपति थे अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी को जो है वो 74वें गणतंत्र दिवस के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में जो है वो आमंत्रित किया गया था 74वें गणतंत्र दिवस में। फिर 74वें गणतंत्र दिवस में फ्रांस के राष्ट्रपति को जो है वो मैनुअल मैक्रोन को जो है वो आमंत्रित जो है वो किया गया है। फ्रांस 6ठी बार जो है 6 बार अब तक जो है वो इसमें 6ठी बार जो है वो इसमें हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था, हालांकि उनके बिजी शेड्यूल की वजह से उन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। तो अब फ्रांस के राष्ट्रपति जो है वो 75वां गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में जो है वो हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। और पिछले साल इजिप्ट के यानी मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं वो गणतंत्र दिवस के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे जो भारत आए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मेड इन इंडिया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस किस आईआईटी में संस्थान में सफलतापूर्वक जो है वो परीक्षण किया गया है? आईआईटी मद्रास। ये एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि भारत ने हासिल की। आईआईटी मद्रास ने भारत में मोबाइल ऑपरेटिंग के लिए खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस के नाम से जो है वो लॉन्च किया। अभी मोबाइल में जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो गूगल का एंड्रॉयड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं और एप्पल जो है वो अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आईओएस यूज करता है। इन दोनों में ही, चाहे गूगल में, खासकर गूगल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं एंड्रॉयड फोन भारत में, उसमें डिफॉल्ट एप्लीकेशन बहुत सारे आते हैं। बहुत सारे ऐसे डिफॉल्ट एप्लीकेशन जो प्री इंस्टॉल हैं, पहले से ही आते हैं और उनमें से जिनकी जरूरत भी नहीं है वो बार बार जो है वो अपडेट मांगते हैं और एक समय आता है जब फोन की ज्यादातर मेमोरी जो है वो उन्हीं एप्लीकेशन की वजह से जो है वो भर जाती है। उनमें से कई गूगल के ऐसे एप्लीकेशन भी हैं जिनको अनइंस्टॉल करने तक का ऑप्शन नहीं होता है और उनकी कभी जरूरत भी नहीं पड़ती है।
तो ऐसे बहुत से डिफॉल्ट जो है वो एप्लीकेशन है, प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड में आते हैं। अब आने वाले समय में भरोस जो भारत का खुद का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है, यह आने वाले समय में इसको प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया गया है, तो उम्मीद है ये आने वाले समय में मोबाइल में आपको यूज करने को मिलेगा। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फोन में कोई प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन जो है वो नहीं आएगा, यानी जिन एप्लीकेशन की आपको जरूरत होगी वही एप्लीकेशन आप रखें, बाकी एप्लीकेशन को जो है वो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, आईआईटी मद्रास इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष राष्ट्रीय मतदान दिवस की थीम क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, यानी वोटिंग जैसा कुछ भी नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट करता हूं। ये जो है वो नेशनल वोटर्स डे की थीम थी। हर साल साथियों नेशनल वोटर्स डे जो है, हर साल नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है कब? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को जो है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 2023 की जो थीम है वो थी वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट देता हूं। तो ये 2023 के नेशनल वोटर्स डे की थीम थी। राष्ट्रीय मतदाता जो दिवस है वो मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो है वो शुरुआत हुई थी, निर्वाचन आयोग की शुरुआत हुई थी। निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में जो है वो किया गया, 324 से 329 तक जो है वो इसका प्रोविजन है। और वर्तमान में भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं साथियों, उनका नाम है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार जो है वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका नाम है सुकुमार सेन। कौन है? सुकुमार सेन जो है वो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो वीएस रमा देवी। इलेक्शन कमीशन शुरुआत में एक स्तरीय था, 1989 में इसे 3 स्तरीय जो है वो बना दिया, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर और होंगे। 1990 में इस पर रोक लगी और 93 में इस रोक को वापस हटा दिया, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ में 2 चुनाव आयुक्त और होंगे। वर्तमान में जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी अगर बात करें साथियों तो वो अनूप चंद पांडे और अरुण गोयल। कौन है? अनूप चंद पांडे और अरुण गोयल। अनूप चंद पांडे और अरुण गोयल जो हैं वो भारत के वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो तब तक उसका कार्यकाल जो है वो रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर। तो आज के सेशन में आप जो है वो जुड़ने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज का सेशन, ये करंट अफेयर का जो 2023 का रिवीजन सेशन है वो आप लोगों को पसंद आया। इस सेशन को जो है वो अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उसका फ़ायदा जो है वो रिवीजन सेशन का आपके साथियों को मिल सके। कल संडे को जो है वो करंट अफेयर की जो अपनी ऑफलाइन क्लास होती है वो कल जो है वो ऑनलाइन होगी, वो भी आपको लाइव मिलेगी। कल की क्लास जो है वो लाइव होगी सुबह 10:30 बजे, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है वो मिल जाएगा। तो कल सुबह की 10:30 बजे की करंट अफेयर की जो क्लास है, जो अपनी रेगुलर संडे को ऑफलाइन चलती है, कल उसे जो है वो ऑनलाइन रखा गया है। तो कल की क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो साथी जुड़े। सुबह 10:30 बजे जो है वो होगी और वो 2024 के जनवरी महीने की करंट अफेयर की क्लास होगी। जो साथी ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनको पता है कि जो हम संडे की क्लास लेते हैं उसी को हम ऑनलाइन फॉर्मेट में जो है वो लेके आए हैं। तो 10:30 बजे सभी साथी जो है वो कल की क्लास में जुड़े। आज के सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी साथियों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ जल्द ही आपको, तब तक के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि और सेशन को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।